आप एक ऐसे जानवर के बारे में सोचिए जो बिना किसी एफर्ट्स के बेहद ठंडे ओशियंस में तैरता है और अपनी पूरी जिंदगी इसी फ्रीजिंग सी में गुजार देता है। एक ऐसा क्रीचर जो सिर्फ एक बार सांस लेकर 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक समुद्र की गहराइयों में गायब रह सकता है। अब इमेजिन करिए कि वही जायंट क्रीचर अचानक एक समुद्र किनारे जमीन पर बहकर आ जाता है और कुछ ही घंटों में वही ओशियन जायंट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो जानवर पूरे ओशियन में सरवाइव करता है वही जमीन पर आते ही इतना हेल्पलेस हो जाता है? तो इसका जवाब छुपा है इवोल्यूशन की एक ऐसी कहानी में जहां हर अडेप्टेशन ने इसे समुद्र का किंग तो बनाया, लेकिन वही अडेप्टेशंस जमीन पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जायंट फिश जरूर है, लेकिन असल में ये फिश है ही नहीं। ये हमारी ही तरह एक मैमल है। जब भी आप एक व्हेल को देखते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ी फिश है। आखिर ये दिखती भी वैसी ही है, बिल्कुल फिश की तरह स्ट्रीमलाइन बॉडी, पावरफुल फिन्स और पूरी जिंदगी समुद्र में बिताना। लेकिन अपीयरेंस कभी भी बायोलॉजी डिसाइड नहीं करती। साइंस किसी जानवर को उसके घर से नहीं बल्कि उसकी बॉडी से पहचानती है, और व्हेल की बॉडी एक अलग ही कहानी सुनाती है। इसके पास फिश की तरह गिल्स नहीं होते, ये लंग्स से सांस लेती है। ये मछलियों की तरह अंडे नहीं देती बल्कि अपने बेबीज को जन्म देती है, और फिश की तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं है बल्कि हमारी तरह ही वार्म ब्लडेड है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग प्रूफ अभी भी बाकी है, और वो ये है कि व्हेल्स के शरीर पर बाल होते हैं। हाँ, सिर्फ कुछ ही, ज्यादातर मुंह के आसपास, और बचपन में थोड़े और ज्यादा भी होते हैं। पर इवोल्यूशन के लिए इतना ही काफी है। ये छोटे से हेयर्स एक बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट है जो आज भी बताते हैं कि व्हेल की कहानी कभी जमीन से शुरू हुई थी। और इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 5 करोड़ साल पीछे जाना होगा। आज की व्हेल्स कभी समुद्र की पैदाइश थी ही नहीं। उनके एंसेस्टर्स जमीन पर चलने वाले मैमल्स थे जो साइज में लगभग एक वुल्फ जितने हुआ करते होंगे। फिर शुरू हुआ इवोल्यूशन का सबसे लंबा मेकओवर, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल तक चलने वाला। हर जनरेशन के साथ उनकी बॉडी पानी के लिए थोड़ी और एफिशिएंट होती गई। लेग्स धीरे धीरे फ्लिपर्स बन गए, बॉडी और स्ट्रीमलाइन हो गई, और नॉस्ट्रिल्स धीरे धीरे सर के ऊपर शिफ्ट हो गए, जो आज ब्लो होल के नाम से जाने जाते हैं। ये इवोल्यूशन की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरीज में से एक है। एक लैंड वॉकर जो धीरे धीरे बदलते बदलते धरती के सबसे बड़े जानवर में बदल गया। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी, नेचर कभी भी फ्री गिफ्ट्स नहीं देती। ओशियन में जीने के बदले व्हेल्स को एक परमानेंट कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करना पड़ा, और इस कारण से वो फिश की तरह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। इन्हें हर सांस के लिए सरफेस पर लौटना ही पड़ता है। और जब भी आप किसी व्हेल को पानी की सरफेस तोड़ते हुए देखते हैं, आप उस कॉम्प्रोमाइज को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। 1 सेकंड के लिए ब्लो होल खुलता है, एक पावरफुल स्पाउट बाहर निकलता है और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाती है, और अगले ही पल व्हेल दोबारा ओशन की गहराइयों में गायब हो जाती है। लेकिन असली कमाल तो अब शुरू होता है। एक इंसान मुश्किल से कुछ ही मिनट बिना सांस लिए रह सकता है, और वहीं ब्लू और हम्पबैक व्हेल्स लगभग 15 से 30 मिनट तक डाइव करती हैं। लेकिन स्पर्म व्हेल ये अलग लीग की प्लेयर है। ये अक्सर 6 से 90 मिनट तक पानी के अंदर रहती है, और कुछ डाइव्स 2 घंटे से भी ज्यादा चल सकती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बड़े लंग्स की वजह से है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेल्स के ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने वाले रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और उनकी मसल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। ये ऑक्सीजन को मसल्स के अंदर स्टोर करके रखता है, बिल्कुल एक रिजर्व फ्यूल टैंक की तरह। और डाइव के दौरान व्हेल अपनी हार्ट बीट भी धीमी कर देती है ताकि ऑक्सीजन का एक एक कण सिर्फ उन ऑर्गन्स तक पहुंचे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। लेकिन इसी एडेप्शन ने एक और प्रॉब्लम पैदा कर दी। हम इंसान जब सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद ही सांस लेती रहती है, हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। लेकिन व्हेल के साथ ऐसा नहीं होता है।
उसे हर सांस कॉन्शियसली लेनी पड़ती है। यानी अगर वो पूरी तरह सो गई तो शायद कभी दोबारा सरफेस तक ही ना पहुंच पाए। नेचर ने इसका जो सोल्यूशन निकाला वो इवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है। वेल्स कभी भी अपना पूरा दिमाग एक साथ नहीं सुलाती। उनका सिर्फ आधा ब्रेन ही एक टाइम पे सोता है, बाकी आधा पूरी तरह एक्टिवेट रहता है और इसी को कहते हैं यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप। जब दिमाग का एक हिस्सा आराम कर रहा होता है तो दूसरा हिस्सा वेल को याद दिलाता रहता है कि सरफेस पर जाकर सांस लेनी है, पानी में बैलेंस बनाए रखना है और अगर कोई प्रेडेटर आसपास हो तो उस पर भी नजर रखनी है। इसी वजह से वेल सो भी लेती है और कभी डूबती भी नहीं है। ये पार्शियल अलर्टनेस इनके लिए एक लाइफ सेवर है। इसी वजह से ये खुले समुद्र में भी चैन की नींद सो सकती हैं, बिना सर्वाइवल से कभी कॉम्प्रोमाइज किए। और यहीं से शुरू होता है इनकी जिंदगी का एक अद्भुत चैप्टर, एक न्यूबॉर्न वेल का पहला पल। मछलियों की तरह अंडे देने के बजाय वेल्स लाइव बेबीज को जन्म देती हैं और क्योंकि इनका पूरा जीवन समुद्र में ही बीतता है, ये बेबीज भी पानी के अंदर ही पैदा होते हैं। लेकिन जन्म के उसी पल से एक चैलेंज शुरू हो जाता है। ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, इसलिए माँ उन्हें तुरंत सरफेस की तरफ धकेलती है ताकि वो अपनी जिंदगी की पहली सांस ले सकें। उसके बाद शुरू होता है माँ और बच्चे का रिश्ता। बेबी वेल अपनी माँ का दूध पीता है। ये मिल्क इतना न्यूट्रिशन रिच होता है कि कुछ ही महीनों में उसके शरीर पर ब्लबर की एक मोटी लेयर बनने लगती है, जो फ्रीजिंग ओशन में उसका नेचुरल इंसुलेशन बन जाती है। लेकिन इनकी हर अडेप्टेशन, चाहे वो जाइगेंटिक बॉडी हो, इंसुलेटिंग ब्लबर हो या कॉन्शियस ब्रीदिंग हो, सिर्फ तब तक ही काम करती हैं जब तक ये पानी के अंदर हैं। समुद्र सिर्फ इनका घर नहीं है, वो इनका सपोर्ट सिस्टम भी है। एक ब्लू व्हेल का वेट लगभग 180 टन तक हो सकता है। ओशन में पानी की बॉयंसी इस पूरे वेट को सपोर्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो व्हेल समुद्र किनारे किसी जमीन या बीच पर फंस जाती है, वहीं पे उसका वेट ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बॉयंसी के बिना उसके अपने ही शरीर का प्रेशर उसके मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स को क्रश करने लगता है। चेस्ट पर इतना दबाव पड़ता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जो ब्लबर ठंडे समुद्र में उसे गर्म रखता है, वही जमीन पर उसकी बॉडी हीट को बाहर निकलने नहीं देता। धीरे धीरे शरीर अंदर से ओवरहीट होने लगता है। साथ ही स्किन अपनी मॉइस्चर तेजी से खो देती है और डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। हीट क्रशिंग प्रेशर, डिहाइड्रेशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस, ये सब मिलकर कुछ ही घंटों में एक स्ट्रैंडेड व्हेल को मौत के करीब ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने इंटेलिजेंट नेविगेटर्स आखिर बीच तक पहुंचते ही क्यों हैं? कभी वजह बीमारी होती है, कभी कोई चोट। एक बीमार व्हेल अपनी डायरेक्शन खो देती है और पानी के बहाव के साथ किनारे तक पहुंचती है। लेकिन कई बार हम एक और भी हैरान कर देने वाला सीन देखते हैं, दैट इज मास स्ट्रैंडिंग्स। पूरा का पूरा ग्रुप ही एक साथ बीच पर आ जाता है। ये अक्सर पायलट व्हेल्स जैसे हाईली सोशल स्पीशीज में होता है। इनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत होती है कि अगर लीडर गलत डायरेक्शन में चला जाए या बीमार होकर किनारे की तरफ मुड़ जाए तो बाकी सारी व्हेल्स भी उसका साथ नहीं छोड़ती और इसी लॉयल्टी की वजह से पूरा ग्रुप मौत के जाल में फंस सकता है। कभी शैलो कोस्ट लाइन्स, कभी तेज टाइड्स और स्टॉर्म्स और कभी शिप या मिलिट्री सोनार की पावरफुल आवाजें भी उनके नेचुरल नेविगेशन सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हैं। और फिर शुरू होती है टाइम के अगेंस्ट एक रेस। सबसे पहले रेस्क्यूअर्स व्हेल को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। उसके स्किन पर लगातार स्वेटर और गीले टाल्स डाले जाते हैं ताकि वो ड्राई ना हो। ब्लो होल को हमेशा खुला रखा जाता है क्योंकि वही उसकी सांस की इकलौती राह होती है। धूप से बचने के लिए उसके ऊपर शेड्स बनाए जाते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखा जाता है, कभी भी फ्रेश वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि मीठा पानी उसकी सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दौरान मरीन वेटरनेरियंस उसकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और इंजरीज का असेसमेंट करते हैं। अगर व्हेल की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो तो रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर उम्मीद बाकी हो तो इन्फ्लेटेबल पॉन्टॉन्स
और स्लिंग्स की मदद से उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रेशर कम किया जाता है और हाई टाइड का इंतजार किया जाता है। और जब समुद्र का पानी वापस बढ़ता है तब रेस्क्यू टीम्स धीरे धीरे व्हेल को डीप वाटर की तरफ गाइड करती है। जरूरत पड़ने पर बोट्स की मदद से भी उसे ओपन ओशियन तक ले जाया जाता है। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। रिलीज के बाद भी साइंटिस्ट टेम्परेरी सैटेलाइट टैग्स की मदद से उन्हें ट्रैक करते हैं ताकि पता चल सके कि व्हेल सेफली अपने घर लौट गई है कि नहीं, या फिर कहीं दोबारा भटक तो नहीं रही है। व्हेल्स नेचर का एक अद्भुत पैराडॉक्स है। वो मैमल्स तो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र को दे दी। 50 मिलियन साल की इवोल्यूशन ने उन्हें ओशियन का बेताज बादशाह बना दिया। ब्लू होल्स, ब्लबर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस ने उन्हें समुद्र का मास्टर बना दिया। जो अडेप्टेशन उन्हें ओशियन में लगभग अनबीटेबल बनाती है, वही जमीन पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो एक पल के लिए इस जायंट क्रीचर के सफर के बारे में जरूर सोचिएगा। एक ऐसा जानवर जिसने जमीन तो छोड़ दी, लेकिन हवा से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। अगर आप ऐसे और भी फैसिनेटिंग क्रीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। और अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें ऐसे ही डेप्थ डॉक्यूमेंट्री बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।